Hello everyone, this is class number 2 and we are continuing with the topic of Indian Contract Act, which is essential of Indian Contract which is essential of contract. ठीक है, अभी इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ क्योरी है प्रीवियस क्लासेस की, उसको पहले डील कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है लीगल ऑब्लिगेशन से रिगार्डिंग। सर लीगल ऑब्लिगेशन क्या है, ये थोड़ा समझ में नहीं आया। एक सिंपल सी बात, अगर हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलें, ठीक है, लेट्स से आपके फादर आपसे कहते हैं बेटा तुम सीए फाउंडेशन या सीए स्टेबिलिटी क्लियर कर लो, मैं तुमको बाइक दिलवा दूंगा। और आगे चल के जब आप एग्जाम क्लियर कर लेते हो, वो बाइक देने से मना कर देते हैं। अब आप बताओ कि आप उनके ऊपर जाके कोर्ट में केस कर सकते हो, हाँ या ना? क्या उनके ऊपर आप जाके कोर्ट में केस कर सकते हो कि सर मेरे पापा ने कहा था बाइक दिलवाएंगे, नहीं दिलवा रहे हैं? क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि वहां पे कोई लीगल या कोई लॉ एग्जिस्टेंस में नहीं आता, ना ही कोई लीगल फ्रेमवर्क एग्जिस्टेंस में आता है। इसी को लीगल ऑब्लिगेशन कहते हैं। लीगल ऑब्लिगेशन जहां पे होती है वहां पे एक लॉ वर्क में आ जाता है, एक लॉ बाइंडिंग इफेक्ट लगा देता है। जैसे कि अगर आपके फ्रेंड ने आपसे पैसे लिए और आपको वापस करने से मना कर दिया, उस केस में आप कोर्ट जाके पैसे मांग सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट लॉ होगा या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा या सेल्स ऑफ गुड एक्ट होगा या कोई भी इस तरह का एक लॉ एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। मेरा पॉइंट आप समझ रहे हो? तो जहां लॉ की एक बाइंडिंग इफेक्ट आ जाती है, एक लॉ पीछे खड़ा हो जाता है, कहता है कि हम दिलवाएंगे तुमको राइट्स एंड ड्यूटीज, वहां पे हम कहते हैं देयर इज अ लीगल ऑब्लिगेशन। जहां लॉ नहीं होता है वहां पे लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होती है, और जहां लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होती है, इन्फोर्सबिलिटी बाय लॉ नहीं आता है, वहां पे कोई भी एग्रीमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। क्लियर है ये पॉइंट? मोहित, आई थिंक तुम्हारा ये क्वेश्चन था, क्लियर है? ठीक, तो हाँ, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, एक छोटा सा क्विक रिवीजन भी कर लेते हैं इसी बहाने। कल क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था? हम लोगों ने स्टार्टिंग की थी कल सेक्शन 2 से। 2 में हम लोगों ने सबसे पहले एच देखा था, जहां पे हमने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देखी थी। उसके बाद हम लोगों ने एग्रीमेंट की डेफिनेशन देखी थी, किसमें? ई में। इसके बाद हम लोगों ने प्रॉमिस की डेफिनेशन देखी थी, कहां पे? प्रॉमिस कहां हम लोगों ने देखा था? सेक्शन बी में। उसके बाद फिर हम लोगों ने ए में क्या देखा था? प्रपोजल, ठीक है। और प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड becomes promise, promise into 2 become agreement, agreement plus legal या law enforce will become contract। ये सारी चीजें हम लोगों ने कल के क्लास में देखी थी इन डिटेल, ठीक है। इसके अलावा सेक्शन 2 के अलावा हम लोगों ने कुछ चीजें और भी पढ़ी थी। हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन 10। 10 में क्या देखा था? एसेंशियल ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देखा था देयर शुड बी एन एग्रीमेंट, पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट। उसके बाद जब पार्टीज की कॉम्पिटेंसी हम लोगों ने देख ली, तो उसके बाद अगला अगला पॉइंट था फ्री कंसर्न। फ्री कंसर्न के बाद अगला पॉइंट था लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन। जब लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन को हम लोगों ने देख लिया, तो आखिरी पॉइंट आता था एक्ट एक्सप्रेसली नॉट हेल्ड एज या डिटेड एज वॉइड। तो वहां पे इतनी सारी चीजों को देखने के बाद कुछ अदर एलिमेंट्स भी हम लोगों ने कल के क्लास में देखे थे। अदर एलिमेंट्स कौन कौन से थे? जैसे कि 2 पार्टीज होनी चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए। याद आ रहा है ये सब? ये सब याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब पॉइंट्स याद आ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, एक आप लोग के क्लास के टाइम पे ये ट्रेन आएगी और हो जाएगी, तो इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने अगला टॉपिक जो देखा था वो ये था एसेंशियल एलिमेंट्स। एक सेकेंड, मेरे को मोबाइल स्टैंड लेना ही पड़ेगा, ये बार बार फिसल रहा है। एक सेकेंड। एसेंशियल एलिमेंट्स। और उसके बाद हम लोगों ने सेक्शन 11 देखा था, कंपिटेंट पार्टी, जिसमें हम लोगों ने एक टॉपिक कर लिया था, 2 पॉइंट्स थे।
एक था मेजॉरिटी और दूसरा था अनसाउंड माइंड। यहां तक तो याद होगा ना, यहां तक तो हम लोगों ने कल पढ़ा था, जिसमें अनसाउंड माइंड के बारे में हम लोगों ने सेक्शन 12 भी देखा था, जिसमें लिखा हुआ था कि अगर कोई आदमी रेगुलर इंटरवल पे साउंड माइंड का होता है और अनसाउंड माइंड का होता है, तो जिस समय वो साउंड माइंड का है उस समय वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जिस समय वो साउंड माइंड का नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। यहां तक चीजों को हम लोगों ने कवर किया है कल की क्लास में, कोई दिक्कत। अब अगर इसी को आप लोग अपने बुक में देखोगे या अपने मॉड्यूल में देखोगे, हो सकता है ये टॉपिक्स कुछ आगे पीछे करके अरेंज करके दिए होंगे, वो किताबें अपने हिसाब से अरेंज करती हैं, हम चल रहे हैं बेयर एक्ट के हिसाब से, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा सर कल भी आप बेयर एक्ट के बारे में बात कर रहे थे, आपने आज भी बेयर एक्ट बोला, ये बेयर एक्ट है क्या? चलो एक बार आप लोग को एक रफली बेयर एक्ट होता कैसा है वो दिखा देते हैं। दिस इज द बेयर एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बेसिकली बेयर एक्ट का मतलब क्या होता है? जब हम कहते हैं बेयर एक्ट, तो इसका अगर हम सिंपल टर्म्स में मतलब निकालें तो इसका मतलब होता है नेकेड लॉ, ठीक है। जब लॉ को हम लोग नेकेड फॉर्म में, नेकेड का मतलब क्या हो गया, जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया, जैसे कोई बच्चा जो कोई छोटा बच्चा बेबी जब पैदा होता है तो कोई कपड़े पहन के पैदा होता है नहीं ना, वो तो पूरा नेकेड आता है। तो जब नेकेड आने का मतलब जिस तरीके से वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया था। अच्छा, इतना तो सबको पता होगा, लॉ कहां बनता है? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद प्रेसिडेंट उसको अपनी एसेंट देते हैं, तब ना वो लॉ बनता है। तो जब वो प्रेजेंट किया गया था पार्लियामेंट में, और जिस तरीके से पार्लियामेंट में पास किया गया, वर्ड बाय वर्ड, कॉमा, फुल स्टॉप, सारी चीजें डिट्टो उसी मैनर में जब हम लोग पढ़ते हैं, उसको कहते हैं बेयर एक्ट। समझ में आ रहा है? एग्जाम में कभी भी आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, किसी भी एग्जाम में अगर आपने बेयर एक्ट की लैंग्वेज लिखी है, आपको दुनिया का कोई फैकल्टी, कोई एग्जामिनर फेल नहीं करेगा, हिम्मत ही नहीं होगी उसकी। मगर अगर आप लोगों ने बेयर एक्ट से हटके लैंग्वेज लिखी है, तब आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल्स को देखा जाएगा कि आपने उस प्रोविजन को किस हिसाब से इंटरप्रेट किया है और उस हिसाब से अपने वर्ड्स में कन्वर्ट किया है। फॉर दिस वेरी रीजन, चाहे आपका सब्जेक्टिव पेपर हो चाहे ऑब्जेक्टिव पेपर हो, चाहे क्वेश्चन 1 नंबर के आने वाले हो या 10 नंबर के आने वाले हो, हम हमेशा प्रेफर करते हैं बेयर एक्ट की पढ़ना, बेयर एक्ट की पढ़ाई, बेयर एक्ट पढ़ाना और पढ़ना। इनफैक्ट बीइंग अ लॉयर, हम लोग खुद भी एक बेयर एक्ट अपने पास रखे रहते हैं रिटन फॉर्म में, हार्ड कॉपी, ताकि बेयर एक्ट की लैंग्वेज जब भी लिखोगे वहां पे उसका इंपैक्ट अलग पड़ेगा। वो टीचर समझेगा कि आपने एक्चुअल में कुछ पढ़ाई करके आई, आप कहीं से बुक से शॉर्टकट को रट के नहीं आ रहे हो। अब बेयर एक्ट में एक प्रॉब्लम क्या होती है, जो वो नेकेड फॉर्म में लॉ है वो अरेंज नहीं होता है, वो सिर्फ प्रोविजन वाइज दे दिया जाता है, तो उसको अपने आंसर के हिसाब से अरेंज करना पड़ता है, फ्रेम करना पड़ता है। यहाँ पे यूजफुल होती है आपकी बुक, वो बुक बताती है कि वो टॉपिक कहाँ पे आना चाहिए, किस हेड में आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बेयर एक्ट को देखेंगे, उसके बाद बुक की हेडिंग्स को देखेंगे। ये पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है। बेयर एक्ट वैसे तो ऐप पे अपलोड हो गई होगी अब तक, और नहीं हुई होगी तो अभी क्लास के बाद हो जाएगी 3 बजे तक। अगर नहीं होती है, परेशान की जरूरत नहीं है, गूगल पे जाना, गूगल पे सिर्फ और सिर्फ टाइप करना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेयर एक्ट, और वो आपको सामने ये पहला पेज खोल के दे देगा। ठीक है, चलो बेयर एक्ट दिखती कैसे ये भी हम दिखा देते हैं। बेसिकली आपका पहला तो एक अरेंजमेंट्स ऑफ सेक्शंस होता है, जिसमें सेक्शंस लिखे होते हैं। स्टार्टिंग किसी भी एक्ट की प्रिम्बल्स होती है, प्रिम्बल में ही किसी भी एक्ट का ऑब्जेक्टिव बताया होता है। ठीक है, उसके अलावा फिर सेक्शन शुरू होते हैं, ये आपके एक मेन हेडिंग है, फिर ये कुछ सब सेक्शंस हैं। जो सेक्शन के आगे, वन के आगे, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, वन के आगे से शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट, सेविंग लिखा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं मार्जिनल नोट। मार्जिनल नोट, ठीक है। जो ये मार्जिनल नोट होता है, ये हमेशा आपको हेडिंग एक आपके काम आएगा, मतलब ये आपको हेडिंग में लिखना ही है, यही चीज याद करनी है। इसके अंदर का जो कंटेंट होगा, इसके अंदर के कंटेंट को हम लोग कहते हैं प्रोविजन। इसके अंदर के कंटेंट को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोविजन। तो जो प्रोविजन होता है वो आप अपने वर्ड्स में थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं, बट मार्जिनल नोट तो आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा। सर बेयर का क्या यूज है? डायरेक्ट ये यूज है बेटा कि ये आपको एक्चुअली बताता है लॉ है क्या। बुक्स में या बाकी जगह पे हो सकता है कि लोगों ने अपने हिसाब से गलत तरीके से इंटरप्रेट किया हो, जो ओरिजिनल वर्ड है वो आपको यहाँ दिख रहे हैं। अब यहाँ से आपकी आपकी अपनी खुद की
एक कैपेसिटी है, आप इतना इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं, बट ये लॉ है, ये एक्चुअल में लॉ है। दिस इज व्हाट लॉ इज नोन एज। जो बड़े बड़े लॉयर्स होते हैं, जजेस होते हैं, उनके पास कोई किताबें थोड़ी ना होती हैं, सब किताबें वो लोग रद्दी के भाव में बेच देते हैं, बेरेक्ट होती है हम लोग के पास। हमारी सारी चीजें बेरेक्ट में दी हुई हैं। बुक्स आर यूजफुल ओनली फॉर द एकेडमिक पर्पस, बेरेक्ट इज देयर फॉर द पर्पस ऑफ प्रैक्टिस। जब आप भी प्रैक्टिस करोगे तो बुक खोल के नहीं चेक करोगे, बेरेक्ट देखोगे सिर्फ। ये पॉइंट क्लियर है? बेरेक्ट में हमेशा एक्चुअल लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में लॉ बना है वो लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे इसमें बहुत सारे चैप्टर्स डिवाइडेड हैं, फिर सेक्शंस हैं, फिर आपका अलग अलग मार्जिनल नोट है। तो इस तरीके से सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं। अब अगर आप देखो सेक्शन 2 विच इज इंटरप्रिटेशन क्लॉज, हम लोग कल की क्लास में इसके बारे में पढ़ाई कर चुके हैं, कुछ प्रोविजंस बाकी हैं, कुछ पढ़ चुके हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने सेक्शन 10 पढ़ा। क्या लिखा हुआ है? व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। यहीं पे एसेंशियल फीचर आपके दिए हुए थे। इसके बाद हु आर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट इज साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। ये 3 प्रोविजंस हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, यादें हमने लिखवाया भी था। 13 से लेके 19A तक आपका क्या चलेगा? कंसर्न। उसके बाद 23 क्या है आपका? लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। 24 अगेन बात करता है किसकी? कंसीडरेशन की। इसके बाद 25 और से शुरू होती है एक जर्नी 30 तक की, जहां पे एग्रीमेंट्स को वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। आप देखोगे हर जगह वॉइड लिखा होगा, ये डिक्लेयर टू बी वॉइड है। ऐसे एग्रीमेंट भी कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएंगे। तो ये सारी चीजें आप डायरेक्ट में एक जगह देख रहे हो, जो बुक में आप अलग अलग जगह खोजोगे। समझ में आ रहा है इसका यूज? तो आप प्रोविजन भी आप लोगों को हम दिखा देते हैं, ये भी आप देख सकते हो यहाँ पे। जो आपका पूरा पूरा ये चैप्टर है सेल्स ऑफ गुड एक्ट का, लेट मी जूम इट। ठीक है, सेल्स ऑफ गुड एक्ट दिख रहा है। हमने कहा था ना इसको यहां से हटा दिया गया है, रिपील कर दिया गया है। बताएंगे अभी वॉइड का मतलब बताएंगे, डोंट वरी। ठीक है, इसको यहां से पूरी तरीके से हटा दिया गया, इसके लिए नया एक्ट बन गया है। देखो सेक्शन 76 से लेके 123 तक हटा दिया गया है। सिमिलरली आपका जो आखिरी के कुछ प्रोविजंस होंगे फ्रॉम ऑफ पार्टनरशिप, इसके लिए भी अलग लॉ बन गया है। 239 से लेके 266 तक थे, इनको भी हटा दिया गया है। अब यहाँ पे जो आपके दिमाग में एक बार बार क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम लोग ये बेरेक्ट क्यों देख रहे हैं। मान लो एक एग्जांपल, हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो सही है, ये कैसे मान रहे हो आप लोग? जो हमने आपको लॉ बताया, जो हमने कहा कि भाई व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, क्यों सही माने? सर बुक में लिखा है। बुक में क्यों सही लिखा है? कैसे मान रहे हो? बुक में भी सही लिखा है, हम भी सही पढ़ा रहे हैं। उस बात को ये एक्ट, ये बेयर एक्ट जस्टिफाई करेगा। जो यहां लिखा है बस वही सही है, उसके अलावा दुनिया में लिखी हुई कोई भी चीज अगर इससे कॉन्ट्राडिक्टिंग है तो सही नहीं है। क्लियर है? तो बेयर एक्ट की वो इंपॉर्टेंस है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, ना कोई किताब, ना कोई टीचर, ना कोई फैकल्टी। क्लियर है ये पॉइंट? तो अगर यहां पे सेक्शन 2 का अगर एक सब क्लॉज एच है, एच जहां लिखा हुआ है एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये बात सच है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां पे, कोई डाउट? ठीक है, अगर यहां तक आप लोगों को कोई बात ना समझ में आ रही हो, आप लोगों को लग रहा हो सर ये क्यों हम लोग समझ रहे हैं, तो फिर से पूछ लो, हम फिर से बता देंगे सारी बातें। इसके बाद हम लोगों ने ई देखा था, क्या था? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एग्रीमेंट। ठीक है सर, ये बुक कहाँ मिलेगी? ये पीडीएफ है बेटा, ये इंटरनेट पे अवेलेबल होती है, खरीदने की जरूरत नहीं होती आप लोगों को। हम लोगों ने यार एलएलएम किया है, वी हैव टू डू रिसर्च, तो हम लोग को इसकी प्रिंटेड फॉर्म खरीदने की जरूरत पड़ी थी। आप लोगों के लिए आपके बुक में भी सारी चीजें दी गई हैं, आप लोग को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इन सभी प्रोविजंस को एक बार गो थ्रू कर लेना है, एक बार बेरेक्ट में देख लेना है, जिससे आप सारी चीजों को समझ पाओ कि दी किस लैंग्वेज में वो दी हुई है। सर इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लॉज समझा दीजिए। बेटा ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये हम कैसे समझा दें? हम बता देते हैं, डोंट वरी। ठीक है, वी हैव टू स्टडी ऑल सेक्शन। सुजीत, इसका आंसर हमने कल किया था,
इस क्वेश्चन का आंसर, स्पेशली इस क्वेश्चन का आंसर हमने कल की क्लास में किया है कि हम लोगों को सारे सेक्शंस नहीं पढ़ने हैं, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है विच इज जनरल कॉन्ट्रैक्ट, उसके प्रोविजंस पढ़ने हैं, वो भी जो हमारे सिलेबस में रेलेवेंट है। ठीक है, चलो। किसी ने पूछा सर वॉइड का मतलब क्या है? आपके लिए बेटा, एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। क्लियर है? वॉइड का मतलब समझ में आया? किसने पूछा था वॉइड? मेरे ख्याल से उत्कर्ष ने पूछा था। किसने पूछा था वॉइड का मतलब? राज ने। राज, क्लियर है बेटा आपको वॉइड का मतलब? ठीक है, एनी एग्रीमेंट विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज वॉइड। सर अवर बुक इज मेड एज पर बेयर एक्ट। यस बेटा, दुनिया की सारी बुक, सारे लॉयर, सारे जजेस, सारे जजमेंट, सारे चीजें बुक के बेयर एक्ट के हिसाब से ही बनी है। अगर कहीं आपको कुछ गलत दिखता है तो बेयर एक्ट रेफर करेंगे, अगर नहीं दिखता है तो बुक में आपकी सारी चीजें दी हुई हैं, बुक में एक्सप्लेनेशन दी हुई है सारी चीजों की। लैंग्वेज आप कौन सी लिखोगे? बेयर एक्ट वाली लिखोगे, कोशिश करोगे बेयर एक्ट के आसपास की लैंग्वेज लिखो, इसी को ब्रेक करके लिखो, मगर बेयर एक्ट की लैंग्वेज लिखो। ठीक है, ठीक है। चलो, इसके बाद जो मेरा जिस पर्टिकुलर प्रोविजन को दिखाने के लिए हमने ये बेयर एक्ट ओपन की है, लेट्स गो टू दैट प्रोविजन विच इज दिस सेक्शन 10, 11, 12। 10 में क्या लिखा हुआ है? व्हाट एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान से देखो, ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। नंबर 1, competent to contract. 2, lawful consideration with lawful object, which is 4, and are not expressly declared to be void. 5। ये पांचों पॉइंट आप लोगों ने कल लिखे थे कि नहीं लिखे थे? इसके बाद who is competent, sorry, who are competent to contract? Every person is competent to contract who is the age of majority। याद है कल हमने कहा था कि आपके पूरे लॉ में बस इतनी ही बातें लिखी हुई हैं, एज ऑफ मेजॉरिटी कितनी होती है, और वो बात कहां लिखी हुई है? ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ में नहीं लिखी हुई है। एज ऑफ मेजॉरिटी 18 ईयर्स प्लस होती है, ये बात कॉन्ट्रैक्ट लॉ में नहीं लिखी है। ये कहां लिखी हुई है? इंडियन मेजॉरिटी एक्ट, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875। क्लियर है? कोई डाउट यहां पे? इसके अलावा और क्या लिखा हुआ है? अकॉर्डिंग टू द लॉ सब्जेक्ट एंड हु इज ऑफ अ साउंड माइंड एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट टू। मतलब कोर्ट ने भी उसको डिबार ना किया हो। इसके बाद फिर क्या है? व्हाट इज साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग? A person is said to be of a sound mind for the purpose of making contract if at any time when he makes it is capable of understanding it and forming rational judgment। याद आ रहा है ये सब वर्ड? रैशनल असेसमेंट, हमने ये वर्ड बोला, हमने सही बोला गलत बोला, ये बात आप लोगों को कैसे पता चलेगी? बेयर एक्ट। ठीक है सर, इससे पढ़ने के लिए उत्कर्ष, तुम्हारे इस सवाल का सिर्फ एक जवाब है बेटा, पढ़ लो, वही काफी है एग्जाम के लिए। किससे पढ़ना ये जरूरी नहीं है। मेरी क्लास के जो नोट्स बनेंगे वो बेरेक बेस ही रहेंगे, तो आपको अलग से बेरेक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम बेरेक समय समय पर दिखाते भी रहेंगे आपको, प्लस आपकी बुक से, प्लस आपको एक इंस्टीट्यूट से भी बुक मिली है, मतलब हमारे इंस्टीट्यूट से अंकित सर और मैंने ड्राफ्ट में उसको, मतलब अंकित सर और मैंने मिलकर उसको ड्राफ्ट किया है। तो उस बुक को ही आपको मेन रेफर करना है। कभी कभी आपको रेफर करना है, एक रीडिंग कम से कम अपने मॉड्यूल की भी कर लेनी है, प्लस क्लास नोट हम बेरेक के बेस पे बनवा ही रहे हैं, तो आपकी सारी चीजें एक साथ कवर हो जाएंगी। ठीक है यार, देखो ऐसा है कि हम, मतलब आप लोग गधे तो हो नहीं कि आप लोग के ऊपर हम लेंगे ये 4 किताबें और पीठ पे रख देंगे चलो, और ऐसा तो नहीं ना करेंगे। हम क्या करेंगे? हम आपके काम को डिस्ट्रीब्यूट इस तरह से करेंगे जिससे आपकी सारी चीजें कवर भी हो जाएं और आप बड़ी इजीली टॉपिक को भी समझ जाओ, उसकी आंसरिंग पैटर्न को भी समझ जाओ और एग्जाम में अपीयर भी हो पाओ। वैसे भी आपका जो लॉ है वो सिर्फ 60 मार्क्स का है, तो 60 मार्क्स के लिए कितनी मेहनत रीजनेबल है? जितनी रीजनेबल है उतनी ही की जाएगी। क्लियर है? लॉ सिर्फ 60 नंबर का आपका आना एग्जाम में आउट ऑफ 400,
तो 60 नंबर की ही मेहनत हम लोग लॉ में करेंगे। ये बात क्लियर है। उस 60 नंबर में से भी कॉन्ट्रैक्ट से 20 ही नंबर का आना है, तो इस चैप्टर से 20 नंबर की ही मेहनत अपने को करनी है। ये बात क्लियर है ना? चलो, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद जब हम लोग बात 100 मार्क्स का होता है, हाँ उत्कर्ष, प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों ने सीए को पढ़ना पहले शुरू कर दिया, सीए के बारे में नहीं पढ़ा आप लोगों ने। 100 मार्क्स में आपका 60 मार्क्स का लॉ होता है और 40 नंबर का आपका बिजनेस कम्युनिकेशन होता है। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डिंग्स एंड रिपोर्टिंग उस पूरे टॉपिक का नाम है, सब्जेक्ट का नाम है। 40 नंबर का वो होता है। ठीक है उत्कर्ष, आप लोगों ने सिलेबस के बारे में कोई एक ओरिएंटेशन या कुछ एक प्रोग्राम देखा ही नहीं? आपको सिलेबस अपना पता है कैसा दिखता है आप लोगों को? क्या आप लोगों को यही नहीं पता कि आपको अपना सिलेबस दिखता कैसा है? सर ये तो नहीं पता, बस पढ़ रहे हैं। अगर आप लोग मेरे को 2 मिनट के लिए अलाउ करो और सीएस के बच्चे मेरे को पार्डन करें, तो एक बार सीए वालों को हम हल्का सा उनका सिलेबस दिखाना चाहते हैं, ताकि उनको कम से कम इन गधों को ये तो पता रहे कि पढ़ क्यों रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आप लोग को तो यही नहीं पता है। जस्ट गिव मी अ मिनट। ये आप लोग को दिख रहा है आपका सिलेबस? सिलेबस दिख रहा है आप लोग को? जो लोग नहीं, जिनको नहीं पता है उनके लिए फिर से देख लो नलायकों। आप लोग नलायक नहीं है, आप लोग नलायकासुर हैं। नलायकासुर मतलब समझते हैं? जैसे असुर होते थे वैसे नलायकासुर हैं आप लोग। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। पेपर 1 आपका प्रैक्टिस, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग है, 100 नंबर। पेपर 2 आपका बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, 60 नंबर का बिजनेस लॉ है और 40 नंबर का बिजनेस कॉरेस्पॉन्डिंग एंड रिपोर्टिंग है। पेपर 3 आपका बिजनेस मैथमेटिक एंड लॉजिकल रीजनिंग है। अगेन ये भी डिवाइडेड होगा किसी एक प्रोपोर्शनल रेशियो में, मेरे को नहीं पता किस रेशियो में डिवाइडेड है ये, बट जिस तरह देख के लग रहा है ये भी 60-40 में। इनफैक्ट ये 3 पोर्शन में डिवाइडेड है, पार्ट सी भी है इसका, एक स्टार्ट का भी। ठीक है? नहीं, नलायकों के राजा को कहते हैं नलायकाधीश। आप लोग नलायकासुर हो, राजा नहीं हो, राक्षस हो तुम लोग नलायकों के। ठीक है? इसके बाद एक सेकेंड, आ जाते हैं हम लोग। प्लीज ऐसी भाषा का प्रयोग घर पे मत कीजिएगा, वरना उसके बाद होने वाली दुर्घटना के लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। पेपर 4 आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। अगेन बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑफ 60 मार्क्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज इज ऑफ 40 मार्क्स। तो ये आपका डिवीजन है पेपर का, जिसमें से बिजनेस लॉ में आपका 2 पार्ट है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग ऑफ 40 एंड बिजनेस लॉ ऑफ 60 मार्क्स, जिसमें आपका ये सारे चैप्टर्स हैं। ध्यान से देखो, चैप्टर 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सब हमने कल बता दिया था हालांकि। ठीक है? तो ये आपका सिलेबस है। कम से कम अपना सिलेबस और अपने सिलेबस के अलावा जो बाकी रेलेवेंट चीजें उनके बारे में तो पढ़ लो चैप्टर पढ़ने से पहले। सबसे आसान काम आप लोगों के लिए लगता है कि सर उठे और सीए करने लगे। अरे सीए करने से पहले सीए के बारे जानते हो? सबसे बड़ा रीजन फेलियर का क्या होता है किसी के भी? वो ये होता है कि इंसान कभी भी पेपर को नहीं पढ़ता है, पेपर के लिए पढ़ता है। ये गलत है। आप पेपर के लिए पढ़ो, आप सिलेबस पढ़ो, आप कंटेंट पढ़ो, बट साथ ही साथ उस पेपर में है क्या क्या पूछे जाने वाला है ये तो जान लो। अगर आपको अपना सिलेबस ही नहीं पता है, आपको यही नहीं पता है किस पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा, आपको यही नहीं पता है क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, आप बस अंधाधुंध दौड़े जा रहे हो, तो उससे आप कहीं कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है? सर हर टॉपिक में 40% लाना है या पेपर में? हर पेपर में बेटा, हर पेपर में 40, ओवरऑल 50। ठीक है? ओवरऑल वाला मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है, ये रूल सीएस में तो अप्लीकेबल होता है, हर पेपर में 40 और ओवरऑल 50% सीएस में स्कोर करना है। ठीक है? एनीवेज हम लोग चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे। ये सारी चीजें हमने कल पढ़ा दी हैं। ठीक है? जो ओकेशनली कभी कभी होश में आता है, वो जिस समय होश में है उस समय कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, और जो कभी कभी अनसाउंड माइंड का होता है वो उस समय कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता जिस समय वो अनसाउंड माइंड का है। ठीक है? यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन भी दिया हुआ है, आप उसको भी रेफर कर सकते हो। अ पेशेंट इन लुनाटिक एसिलम हु इज एट इंटरवल इज ऑफ साउंड माइंड। यहाँ पे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो गजनी। ठीक है?
मेक कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग दोज इंटरवल, ठीक है। और उसी की तरह एक सेन मैन जो कभी कभी शौकिया बिकम्स अ ड्रंक, तो जिस समय वो ड्रंक है उस समय वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, जिस समय वो रैशनल जजमेंट के लिए ओके है उस समय वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इन सारी चीजों में एक बड़ी बात रह गई। एक बड़ी बात क्या रह गई, आप यहां पे कहीं पे भी इन पूरे प्रोविजन में, चाहे 11 हो चाहे 12, तो चलो साउंड माइंड के लिए है ही, पूरे 11 में आपने कहीं पे भी माइनर वर्ड पढ़ा? माइनर, ये वर्ड कहीं लिखा हुआ है? इस प्रोविजन में कहीं भी ये वर्ड लिखा हुआ है? नहीं ना। अब प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम यहां पे ये आ गई कि भाई यही बात कोर्ट में भी पहुंची। बेसिकली हुआ क्या कि एक आदमी था, एक बच्चा था, ठीक है, एक छोटा सा बच्चा था बिलो 18 वाला, बिलो 18, लेट्स से इसका नाम हम रख लेते हैं ए। ये गया एक बड़े से जमींदार के पास, एक मतलब नहीं होते थे पहले के समय में जिनके जो लोन प्रोवाइड करते थे, जमींदार साहूकार, समझ रहे हो? तो ये उनके पास गया, ही वॉज अ काइंड ऑफ बैंकर, प्राइवेट बैंकर, ठीक है। और इनसे इन्होंने डेप्थ लिया, डेप्थ के बदले में क्या दिया, अपनी एक प्रॉपर्टी इनके पास मॉर्गेज रख दी, मतलब गिरवी रख दी, ठीक है, अपनी एक प्रॉपर्टी यहां पे मॉर्गेज रख दी। अब जब ये पैसा कायदे से, इस पैसे को इन पर्सन ने, मतलब बैंकर ने ए को दिया था, और ए को ये पैसा वापस करना था, ठीक है, ए को ये पैसा रीपे करना था, बट ये रीपे करने में फेल हो गया, रीपे नहीं कर पाया, पैसा वापस नहीं कर पाया। तो जो प्रॉपर्टी, ये मॉर्गेज मतलब क्या, कोई गिरवी सामान तो कोई प्रॉपर्टी ही रखोगे ना, जो प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई थी, बैंकर उस प्रॉपर्टी को लेने गया, भाई देखो ऐसा है कि गिरवी रखी है प्रॉपर्टी, पैसा नहीं दे पा रहे हो, हम प्रॉपर्टी लेके चले जाएंगे। पॉइंट समझ रहे हो इस केस को कि नहीं समझ रहे हो? जब ये प्रॉपर्टी लेने गए तो भैया ये तो माइनर है, माइनर के अपने नाम पे क्या प्रॉपर्टी होती है, आपके नाम पे क्या प्रॉपर्टी आपकी है, अगर आप बिलो 18 है तो सब कुछ तो आपके गार्जियन या पेरेंट्स के नाम पे होगा, राइट? तो यहां पे भी यही काम हुआ, ये प्रॉपर्टी इनकी निकली ही नहीं, ये प्रॉपर्टी किसी और की थी, ये प्रॉपर्टी इसके गार्जियन की थी, जो इस लड़के के पेरेंट्स थे। और पेरेंट्स ने डिनाई कर दिया ये प्रॉपर्टी देने से, दे डिनाइड कि हम ये प्रॉपर्टी आपको नहीं देंगे, डिनाई कर दिया। अब बैंकर हुए परेशान, बच्चा पैसा लेके गया, माँ बाप प्रॉपर्टी लेके गए, कुछ मिल ही नहीं रहा है इसको, करे तो करे क्या? तो ये चला गया कोर्ट में, और कोर्ट में कहा कि सर मेरे पैसे दिलवाओ। कोर्ट ने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि मेजर तो ये लड़का है नहीं, तो जब मेजर नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट हम हुआ नहीं, जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो किस बात की प्रॉपर्टी, किस बात का पैसा? तो बैंकर ने कहा अगर कुछ हुआ ही नहीं है तो इसका मतलब है कि भाई मतलब मेरा पैसा वापस होना चाहिए, ठीक है। कोर्ट ने कहा भाई देखो ऐसा है कि मेरे सामने ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, कोई लीगल इन्फोर्सिबिलिटी इस ट्रांजैक्शन की है ही नहीं। कोर्ट ने क्या कहा, कोई लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है। तो भाई बैंकर ने पूछा सर कहां लिखा है, कहां लिखा है कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, और करेगा तो इसके कॉन्ट्रैक्ट का क्या इंपैक्ट होगा? माइनर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, नहीं कर सकता है ये बात समझ रहे हैं, मेजर करेगा, बट अगर वो कर लिया तो उसका इफेक्ट कहां दिया हुआ है? इफेक्ट तो पूरे लॉ में कहीं लिखा ही नहीं है, इसका इफेक्ट क्या होगा इस कॉन्ट्रैक्ट का, ये पूरे लॉ में सही में नहीं लिखा है कहीं पे। लॉ में लिखा हुआ है अ पर्सन शुड बी ऑफ मेजॉरिटी ऑफ एज, मेजर होना चाहिए एज में। इंडियन मेजॉरिटी एक्ट में लिखा हुआ है जो 18 प्लस है वो मेजर है, बात खत्म। तो ये बात लिखी कहां है कि माइनर का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा कि वैलिड होगा? इस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग, इस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग वॉइड बोले या वॉइडेबल बोले, या सॉरी वैलिड बोले, ये तो समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि कहीं भी पूरे लॉ में इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। कोर्ट भी बड़ी परेशान हो गई, ठीक है। कोर्ट ने फिर कहा ऐसा है कि हम अपनी इंटरप्रिटेशन की पावर का यूज करते हुए यहां पे एक इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, और हमारी इंटरप्रिटेशन क्या है कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट आज से वॉइड होगा, माइनर कॉन्ट्रैक्ट आज से क्या होगा, वॉइड होगा।
और इसके लिए कोई लॉ बने या ना बने, हमारा जो जजमेंट है हमारे इस केस में, केस का नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हर जगह पूछा जाता है इस केस को, यहां तक कि यूपीएससी में पूछा जाता है इस केस को, इतना इंपॉर्टेंट केस है ये। ठीक है, केस का नाम है मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष। ठीक है, मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष केस, और ये केस कब का है, 1903 का, 1903 का। इसमें जजमेंट दिया गया कि भाई माइनर ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो आज से वॉइड होगा, इसकी कोई भी लीगल एप्लीकेशन नहीं होगी, और इन बैंकर का पैसा डूब गया, इनको कोई भी रिकवरी नहीं मिली। क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है। तो आज से अगर आपसे कोई माइनर आता है, कहता है भैया पैसे दे दो, भैया दीदी पैसे दे दो, हम आपको वापस करवा देंगे, गलती से ही मत देना, उसकी कोई भी लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होती है। क्लियर है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां पे नहीं है ना? हम बनाते हैं दिक्कत, हम किस लिए बैठे हुए हैं? अब ध्यान से समझना इस पूरी बात को। अब एक केस में क्या हुआ, आफ्टर दिस केस, मतलब आफ्टर दिस केस आफ्टर मेनी इयर्स, अगर कोई माइनर बिजनेस कर रहा है तो, रिशु गुड क्वेश्चन, रिंशु सॉरी गुड क्वेश्चन, माइनर कोई बिजनेस कर रहा है तो एक माइनर का नाम बताओ जो बिजनेस कर रहा हो। आंसर आपको पता है, बस आप इस क्वेश्चन इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि अभी दिमाग में सडनली ये क्वेश्चन स्ट्राइक किया है आपके। सोचो कि अगर क्या माइनर किसी पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकता है, वेदर अ माइनर कैन बिकम अ पार्टनर, वेदर माइनर कैन होल्ड अ शेयर, वेदर माइनर कैन बी अ बिजनेसमैन। सबका आंसर यस है, सबका आंसर यस है। हम बताते हैं क्यों। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, आपका बचपन कब था, 11th 12th पढ़ा होगा आप लोगों ने कि माइनर कैन बी अ पार्टनर फॉर बेनिफिट, माइनर कैन बी अ होल्डर ऑफ शेयर फॉर बेनिफिट। माइनर के ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती है, उसके बेनिफिट के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। उत्कर्ष सारे क्वेश्चन अभी जान जाओगे, तुम्हारे ही क्वेश्चन पे हम आ रहे थे। ठीक है, he does not have any kind of a liability, अनलिमिटेड लिमिटेड तो हटा दो, माइनर डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ अ लाइबिलिटी। ठीक है, चलो अभी हम आते हैं, आपके हर क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, चिंता नहीं कीजिए। इस केस के बहुत समय बाद, ठीक है, लेट्स से अगर वो 1903 में हुआ था केस, तो इसके बाद 1930 में एक और केस आया, और इस केस में क्या हुआ, बड़े ध्यान से सुनिएगा, इस केस में क्या हुआ, ए जो कि माइनर था, इसने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ जो कि एक मेजर था, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ एज का था। अब कॉन्ट्रैक्ट में अगेन इसने कुछ इसको लोन दिया जिसकी रीपेमेंट इसे करनी थी, बट ये रीपे करने से फेल कर गया। तो रीपे करने से फेल हुआ तो माइनर अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए क्या कहा, हम तुम्हें एक बीओई इशू कर रहे हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, बेसिकली दो तरह के बिल होते हैं, एक होता है ट्रेड बिल, दूसरा होता है एकोमोडेशन बिल। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकोमोडेशन बिल, ट्रेड बिल, जैसे ही तुमने ड्रॉ ड्रॉय लिखा हम समझ गए तुम्हें कितना याद आ रहा है। ठीक है, क्या है, ट्रेड बिल होता था जब कोई बिजनेस होता था, एकोमोडेशन बिल होता था जब किसी तरह का लोन वोन या कोई डेब्ट पे करने के लिए दिया जाता था। ठीक है, अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिया माइनर ने, और ये कहा कि जब हम मेजर हो जाएंगे, जब हम 18+ हो जाएंगे, इसको हम रेटिफाई कर देंगे। रेटिफिकेशन का मतलब आपने पढ़ा होगा, रेटिफिकेशन मतलब उसको रीवेरीफाई कर देंगे, मतलब उसको हम फिर से कह देंगे इस बात को कि भाई हाँ हाँ हम देना चाहते हैं पैसा, और फिर वो अपने आप, क्योंकि हम जब 18+ हो जाएंगे तो मेरे ऊपर आफ्टर रेटिफिकेशन ये बाइंडिंग इफेक्ट देगा। अब उत्कर्ष तुम्हारा क्वेश्चन यही ना था कि सर 18+ हो जाएगा, बाद में उसको एक्सेप्ट कर लिया तब? अब सोचो, अब थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट
एट द टाइम ऑफ हैपनिंग, जिस समय ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, जिस समय ये कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में हो रहा था, उस समय ये वॉइड है। वॉइड मतलब अनइन्फोर्सेबल बाय लॉ है। क्या कोई डेड कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा रिवाइव कर सकता है? क्वेश्चन जज के सामने गया कि भाई क्या एक कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइड है, जिसको हम डेड इन द आईज ऑफ लॉ मान रहे हैं, क्या उसको रिवाइव किया जा सकता है? कोर्ट ने कहा, यहां पे ध्यान से समझिएगा, दो कॉन्सेप्ट दिया। एक होता है वॉइड एब इनिशियो, वॉइड एब इनिशियो, और दूसरा होता है सब्सिक्वेंट वॉइड या नॉर्मल वॉइड। जो भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होते हैं वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं आते हैं, और जो एग्जिस्टेंस में ही नहीं आया है उसे रिवाइव कैसे करोगे? जो पैदा ही नहीं हुआ उसको जीवन कैसे दोगे? मेरा पॉइंट आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है इनवैलिड और अनइन्फोर्सेबल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेप इट वाज वॉइड। तो कोई चीज अगर एकदम शुरू से ही वॉइड थी तो उसको तुम अप्लीकेबल कैसे करोगे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये पॉइंट? आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? पक्का? और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सब्सिक्वेंटली वॉइड हो जाती हैं, तो जब जिस रीजन से वो वॉइड हुई हैं उस रीजन को रिमूव कर दो तो वो वैलिड हो जाएंगी। ठीक है, इसको आप कहते हो सब्सिक्वेंट वॉइड, सब्सिक्वेंट वॉइड। तो जो रीजन है जिसके कारण ये वॉइड हुई हैं उस रीजन को रिमूव कर दो तो ये वैलिड हो जाएंगी। जैसे कि कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन, जब अनसाउंड माइंड का पर्सन कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो इन वॉइड है, बट जैसे ही वो साउंड माइंड का हुआ और फिर भी उस कॉन्ट्रैक्ट को हाँ बोल दिया, तब तो वो क्या हो गई? वैलिड हो गई। उसको कहते हैं सब्सिक्वेंट वॉइड। शुरू में शायद वॉइड ना हो, बाद में वैलिड हो जाए। बट वॉइड एब इनिशियो क्या होता है? फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेप, जब पहला कदम उठाया गया, जब पहला आपने ट्रांजेक्शन किया, ये वो ट्रांजेक्शन से ही वॉइड है। जब पहला ही ट्रांजेक्शन आपका वैलिड नहीं है, उसको आप किस तरीके से सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन के थ्रू वैलिड डिक्लेयर करोगे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को? अब इफ समथिंग इज इनवैलिड, अरे सिंपल सी बात समझो, अगर समझ में आ गया तो नहीं समझाएंगे। रिशु तुम्हारे समझ में आया? क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन तुम्हारे ही आए हुए हैं इस टॉपिक पे। समझ में आया? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अभी भी माइनर हैं? रिंशु ध्यान से समझना फिर से। हाँ, इसीलिए तुम्हारे दिमाग में सब क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि तुम्हें लग रहा है सर मौका तो है लोन लेने का। खैर, ध्यान से समझना रिंशु, दो तरह की वॉइड बातें हैं। एक समझो ट्रांजैक्शन के बारे में, एक है इसका स्टेप 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अगर कोई भी वॉइड 2 या 3 पे आती है, इसको आप कहते हो सब्सिक्वेंट वॉइड। यहां जो रीजन है वो रीजन रिमूव कर दो, ये वैलिड हो जाएगा। यहां जो रीजन है जिसके कारण वॉइड हो रहा है, उस रीजन को रिमूव करो, ये वैलिड हो जाएगा। एक होता है स्टेप 1 पे ही वॉइड हो जाना, स्टेप 1 से ही पहले वॉइड हो जाना, इसको कहते हैं वॉइड एब इनिशियो। मतलब इनवैलिड और वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। एब इनिशियो मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग। जो चीज स्टार्ट ही नहीं हुई है उसको तुम बाद में कैसे तुम पहुंचा के कहोगे वैलिड है? तो जो चीजें शुरू में ही वॉइड है वो शुरू में ही वॉइड हो जाती हैं, वो वैलिड नहीं होंगी। क्लियर है? तो अगर कोई माइनर है जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जब वो माइनर था तो उसका कॉन्ट्रैक्ट, उसका एग्रीमेंट उसी समय वॉइड है। बाद में वो जब क्या कहते हैं, जब वो 18 प्लस हो जाएगा तो सेम ट्रांजेक्शन को वो रिवाइव नहीं कर सकता, ये कहते हुए भैया अब तो मेजर हो गए हैं तो अब हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। उसको नया ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। वो ट्रांजेक्शन वॉइड था, वॉइड है, वॉइड ही रहेगा। रेटिफिकेशन भी अलाउड नहीं है। क्लियर है? क्लियर है रिशु? अब देखो तुम्हारा एक और क्वेश्चन आया है, तुम्हारा एक और क्वेश्चन आया है जिसमें तुमने अपना कॉमन सेंस नहीं लगाया है। तुम्हारा एक क्वेश्चन और ये है कि सर इफ माइनर टेक्स लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर, ही कैन टेक लोन। माइनर को किसने मना किया कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है? माइनर पे कोई लाइबिलिटी बनी नहीं रही है, तुम माइनर हो, जाओ किसी से पैसे ले लो उधार। वो तुमसे रिकवरी नहीं कर पाएगा, वो तुमसे रिकवरी नहीं कर पाएगा किसी भी कंडीशन में।
तो ये प्रोविजन बना मेजर के लिए, उसको बताया जा रहा है कि भैया आप माइनर संग कॉन्ट्रैक्ट मत करो, अगर आप माइनर संग कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो हम आपको बचाने नहीं आएंगे अगर पैसा नहीं दिया तो। क्लियर है? माइनर को थोड़ी ना मना कर रहे हैं, माइनर जो चाहे वो करे, माइनर इज फ्री फॉर डूइंग एनीथिंग। इट इज अ रिस्ट्रिक्शन ओवर अ मेजर कि भाई आप दिमाग लगाओ, आप दिमाग वाले हो, आप बड़े हो गए हो, आप सोचो। रिंशूज का ये मतलब नहीं है कि तुम लॉ जान गए हो उसका मतलब गए आज सर, आज तो मैकबुक घर आ रही है उधार पे, सर ने बताया है पैसे वापस नहीं करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं करना। ठीक है? अब इसी तरीके से बेनिफिट के लिए क्या माइनर को कॉन्ट्रैक्ट में लाया जा सकता है? यस, माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी इन एनी कॉन्ट्रैक्ट। इसी प्रोविजन के कारण माइनर के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है। इसी प्रोविजन के कारण माइनर पार्टनर बन पाता है, होल्डर बन पाता है, और बैंक में अकाउंट हो पाता है इसका, स्कूल्स में एडमिशन हो पाता है इसका। स्कूल में जब एडमिशन होता है तो वहां पे कौन साइन करता है? उसके गार्जियन। अब ये याद रखना, माइनर के जो बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये माइनर के बिहाफ पे कौन करेगा? बिहाफ पे कौन करेगा? ऑन माइनस बिहाफ उसके पेरेंट या गार्जियन। ठीक है? क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट? मगर यहां पे क्वेश्चन आता है, सर अगर सिर्फ माइनर अपने बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो मान लीजिए जैसे कि ये है हिरंशु, ये एक ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, एकाएक इन्हें बहुत जोर से भूख लग गई, बेचारे हंग्री हो गए। ठीक है? और भूख प्यास से इनकी एकदम जान निकलने लगी। यहां पे चल रहे थे हमारे अंकित सर। अब अंकित सर तो यार सीए हैं, पढ़े लिखे, उनको पता है कि अगर वो रिंशु की मदद करेंगे उसके बदले में रिंशु के बेनिफिट का तो काम हो जाएगा, मगर उनको कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा, कोई भी चीज रिटर्न नहीं मिलेगी। यही तो अभी तक पढ़े हो, माइनर कैन नॉट बी लाइबल फॉर एनीथिंग। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो अभी तक? तो क्या अंकित सर इसकी मदद करने आएंगे? क्या अंकित सर इसकी मदद करने आएंगे? अरे अंकित सर छोड़ो, तुम में से तुम लोग से क्लासमेट हो, क्या मदद करने आओगे? अरे ईमानदारी बताओ। नहीं ना? ह्यूमैनिटी, पैसा नहीं मिलेगा बेटा ह्यूमैनिटी का, अब बताओ। पैसे लगा तो देंगे यहां से, कुछ पैसे दे तो देंगे, कुछ खाने वाने में खर्चा कर देंगे। नॉर्मल केसेस में कोई नहीं आएगा, हाँ कुछ कुछ ह्यूमैनिटी के नाम पे आ जाएंगे लोग। अब यहां पे इस तरह के सिचुएशन में माइनर का नुकसान हो गया, जो उसके बेनिफिट की बात कही जा रही थी उल्टा इसका नुकसान हो गया। ठीक है? तो अंकित सर के साफ साफ कह दिया है आई वोंट। ठीक है? खैर उसको भी साइड रखते हैं इस बात को। यहां पे क्या हो रहा है कि हमें पता है अंकित सर बिल्कुल मदद करेंगे, एब्सोल्युटली मदद करेंगे, बट हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे उसको समझिएगा कि यहाँ पे अंकित सर को कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है, इसलिए वो अंकित सर क्या कोई भी एक एडल्ट नहीं करना चाहेगा मदद, या 90% लोग पीछे हट जाएंगे, जिसके कारण रिंशु का नुकसान हो गया। प्रोविजन बनाया जा रहा है इसके बेनिफिट के लिए और उल्टा इसको नुकसान हो जा रहा है। इस तरह की सिचुएशन को कहते हैं नेसेसिटी। क्या कहते हैं? नेसेसिटी। जब किसी नेसेसिटी के लिए माइनर को कोई हेल्प दी जाती है, याद रखिएगा हमेशा, whenever a help is rendered to a minor for the necessity, यहां पे माइनर के स्टेट्स में से, मतलब जो भी इसकी प्रॉपर्टी होगी इसमें से क्या हो सकता है? नेसेसिटी का कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ नेसेसिटी वापस मांग सकते हैं अंकित सर। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? जो भी कॉस्ट लगेगी वो वापस ले सकते हैं इस तरह के सिचुएशन में। इज दैट क्लियर?
सभी को क्लियर है ये पॉइंट? कोई दिक्कत? सर माइनर की लाइबिलिटी तो नहीं थी। हाँ माइनर की लाइबिलिटी नहीं है बेटा, बट उसकी नेसेसिटी है, और नेसेसिटी में किया हुआ खर्चा रिकवर किया जा सकता है। बस सिंपल सी बात ये समझो, अगर उसकी लाइबिलिटी नहीं होती, अल्टीमेटली लॉ किस लिए ऑपरेट कर रहा है? माइनर को बेनिफिट पहुंचाने के लिए ना। तो उसकी लाइबिलिटी क्रिएट ना होने से उसकी नेसेसिटी पूरी नहीं हो पाएगी, तो उसकी जो अल्टीमेट उसको बेनिफिट मिलना था वो तो नहीं मिल पा रहा है उसको, दैट इज एन प्रॉब्लम। तो यहाँ पे उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कह दिया गया कि भाई इन केस ऑफ नेसेसिटी आपको कॉस्ट वापस मिल जाएगी। अब एक और बड़ा मजेदार सिचुएशन आता है, माइनर से रिलेटेड एक और सिचुएशन, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सिचुएशन आती है। ये थे रिंशु, और आप में से कोई ऐसा जो वॉलंटियर करना चाहेगा? चलो हम मान लेते हैं हसन इस समय मेजॉरिटी ऑफ एज का है, एडल्ट है, ठीक है। सर माइनर का एक्सीडेंट का बिल अगर मेजर पे करे तो रिकवर होगा? बिल्कुल होगा, यही तो समझाना चाह रहे थे। रिंशु, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम जाके कहीं एक्सीडेंट करवाओ पैसे मांगो, बिल्कुल ऐसा नहीं करना बेटा। हमारी क्लासेस में ऐसी कोई भी बातें आपको नहीं सिखाई जा रही हैं, ठीक है। मान लो हसन, दोनों क्लासमेट हैं, ये माइनर है और ये मेजर है, दोनों ने मिलके, इन दोनों ने मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ये कहते हुए कि भाई एक आदमी तो मेजर है ना इसमें से। समझ में आ रहा है? इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग कहते हैं जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट। इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ए से, इसको हम लोग कहते हैं जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया कि सर एक आदमी मेजर है एक आदमी माइनर है, क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? आंसर है यस, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड, माइनर के बेनिफिट के लिए, मेजर के बेनिफिट प्लस लाइबिलिटी दोनों के लिए। बट द क्वेश्चन इज दैट कि जब लाइबिलिटी क्रिएट होगी, जब परफॉर्मेंस की लाइबिलिटी क्रिएट होगी उस कॉन्ट्रैक्ट के बदले में, जब लाइबिलिटी क्रिएट होगी तो ये लाइबिलिटी किस पे क्रिएट होगी? दोनों पे क्रिएट होगी कि सिर्फ मेजर पे क्रिएट होगी? सिर्फ हसन लाइबल होगा? बताओ, फटाफट बताओ। मेजर मतलब हसन, सिर्फ मेजर मतलब हसन लाइबल होगा। इसका एक बड़ा मजेदार केस है कि एक छोटा बच्चा था, ठीक है, ही वेंट टू अ शॉप टू परचेज मोबाइल। शॉपकीपर ने कहा ठीक है आप मोबाइल ले लो, बट पैसे कौन देगा? तो यहां पे इसके फादर थे, और इन्होंने कहा कि भाई हम गारंटी लेते हैं, हम पैसा दे देंगे। ये मोबाइल लिया, मोबाइल को ये परचेस किया और घर आ गया, कहा 2 दिन बाद पैसे मिल जाएंगे आपको। 2 दिन हो गए, अब पैसे नहीं दिया, ठीक है, पेमेंट नहीं किया। जब पेमेंट नहीं किया तो फिर क्वेश्चन यही आया कि सर पेमेंट नहीं किया है, क्या किया जाए? ये किससे रिकवरी करेंगे? ये जो शॉपकीपर है ये किससे रिकवरी करेगा? क्या वो इस बच्चे के पास जाएगा रिकवरी करने कि उसके फादर के पास? बताइए। फादर के पास जाएगा, क्योंकि ये एक जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट था और इसमें लायबिलिटी किसकी क्रिएट होगी? फादर की क्रिएट होगी। क्लियर है? कोई डाउट? इस केस का नाम है, ये केस आपका ऑलरेडी है, हालांकि ये केस का नाम याद ना भी रहे तो दिक्कत नहीं है, मोहरी वीवी वर्सेस धर्मोदास घोष बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो आप लोग को मतलब एकदम याद होने ही चाहिए माइनर के केस में। बिना उस केस को लिखे एग्जाम में आपका आंसर सही नहीं माना जाएगा, तो उसको आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। बिकॉज अगेन जैसा हमने स्टार्टिंग में कहा था, पूरे एक्ट में कहीं नहीं लिखा है कि क्या इफेक्ट होगा माइनर कॉन्ट्रैक्ट का, ये सिर्फ मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष में लिखा हुआ है, इसलिए उस केस का नाम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बाकी केसेस आपको याद करने कीजिए, नहीं करने मत कीजिए, दोनों आपके चॉइस पे है, रामचंद पे, ठीक है। ये एक केस था जिसमें ये डिसाइड हुआ। सर माइनर की नेसेसिटी कैसे डिसाइड होगी? आप बताइए, नेसेसिटी क्या होती है सुरजीत? नेसेसिटी का क्या मतलब है, आप बताइए।
रोटी कपड़ा मकान, यही तो नेसेसिटी होती है। इसके अलावा आज के समय में एक और नेसेसिटी है, वो है सिचुएशनल नेसेसिटी। सिचुएशन में भी तो आप पढ़ सकते हो, जैसे कि मान लो एक छोटा बच्चा है, कुंभ मेले में, किसी जमाने में हुआ करता था, कुंभ मेले में गया और खो गया, ठीक है। खो गया तो उसको भाई किसी आदमी ने रोता हुआ मिला, उसने उस आदमी ने उस बच्चे को रखा अपने पास, खाना पीना, स्कूल पढ़ाई, जो भी खर्चे उसके लिए रेलेवेंट थे, जो रेलेवेंट खर्चे थे उसने उठाए, क्या वो सब नेसेसिटी में आएंगे? अब बच्चे का मन था कि रोज पिज्जा ही खाएंगे, घर पर तो सर रोज पिज्जा खाते थे, यहाँ पे तो हमसे दाल रोटी ना हो पाएगी। अब आप ये बताओ कि जो पिज्जा खिला रहा है, क्या उसको हम नेसेसिटी मानेंगे? लग्जरी और नेसेसिटी में अंतर अपने हिसाब से आप डिसाइड कीजिए, बताइए। बस आपके पास आपका आंसर है, ठीक है। नीड और वांट पढ़े हो ना बचपन में, डिमांड सप्लाई में, नीड और वांट, सारी कहानी बस वहीं से शुरू होती है। इसके अलावा माइनर शेयर होल्डर हो सकता है, आंसर है नो, माइनर कैन नॉट बी अ शेयर होल्डर। माइनर क्या शेयर होल्डर हो सकता है? आंसर है नो। बट अगर वो गलती से शेयर होल्डर बन गया है, उस केस में क्या होगा? उसका कॉन्ट्रैक्ट हम रिसाइन करेंगे, बट अगेन माइनर शेयर होल्डर नहीं हो सकता है, माइनर के बिहाफ पे उसके गार्जियन शेयर्स ले सकते हैं, ठीक है। सर एजुकेशन होगी नेसेसिटी इफ समवन इज पेइंग फॉर दैट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड किस फॉर्म में एजुकेशन की बात कर रहे हो, डीपीएस वाली एजुकेशन कि वो कॉन्वेंट स्कूल वाली एजुकेशन? अदिति, एज पर द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एजुकेशन इज अ नेसेसिटी, बट किस फॉर्म में? आप बार बार समझो, नीड और लग्जरी को अंतर समझो। क्लियर है? अभी समझ में आ रही मेरी बात? बेसिक एजुकेशन इज कंपल्सरी एंड इट इज अ नेसेसिटी, but whether uh, study can be only happen in DPS and Sunbeam, that is a question of luxury. ये तो कोई नॉर्मल बात नहीं ना कि आप डीपीएस में पढ़ाई करो अगर नेसेसिटी, बस सर कैसे भी 2 वक्त का पिज्जा खाने को मिलता है, उससे ज्यादा चीजें नहीं है, ऐसा तो ही नहीं कहोगे। सर क्या बताएं, सिर्फ 2 वक्त का पिज्जा, एक टाइम की कोल्ड ड्रिंक, और बड़ी मुश्किल से एक टाइम का बर्गर मिल पाता है खाने में, ऐसे कहोगे? बताओ, नहीं ना अदिति? ठीक है, चलो। अगर इतनी चीजें क्लियर हैं आप लोग को, अगेन जैसे कि माइनर शेयर होल्डर नहीं हो सकता है, ठीक है। अभी हम लोग आगे चल के एक श्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे, तो माइनर श्योरिटी भी नहीं हो सकता है। सिमिलरली टॉट की लाइबिलिटी भी माइनर पे नहीं आ सकती है। अभी ये सारी चीजों में उसके गार्जियन एंटर हो सकते हैं, ठीक है। कुछ चीजों को हम लोग आगे चल के फिर डिस्कस करेंगे, इसीलिए उसको यहां डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आई होप द एंटायर माइनर कॉन्ट्रैक्ट इज क्लियर। माइनर से रिलेटेड अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोग को। 2-3 बातें जैसे कि टॉट, एजेंट और श्योरिटी, ये सब चीजें हम लोग दोबारा से डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग के बुक में ये सारी चीजें दी हैं, जो कि दी ही होंगी, ऑब्वियस सी बात है, तो उसको देख के परेशान नहीं होना। यहां तक अगर चीजें क्लियर हो गई हैं, तो हम चलेंगे अपने आज के एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। सेक्शन 11 कंप्लीट हो गया है, सेक्शन 12 कंप्लीट हो गया है, बट अभी बीच में एक बहुत बड़ी जर्नी सेक्शन 3 से लेकर 9 तक की बची हुई है, हमें वो भी कवर करनी है। तो अगर आप लोग को यहां तक कोई डाउट नहीं है, तो हम लोग चलते हैं 3 से लेकर 9 तक की जर्नी में। अगेन लेट मी रेफर द बेयर एक्ट फॉर अ मिनट। जो आपका सेक्शन 3 स्टार्ट होता है, ये कहां से स्टार्ट होता है? कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, ठीक है। कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। अब थोड़ा सा ध्यान से आप समझना, जब हम बात करते हैं किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल फीचर की, सबसे पहला एलिमेंट क्या आता है कॉन्ट्रैक्ट में? सबसे बेसिक एलिमेंट क्या है? सबसे बेसिक एलिमेंट क्या है? देयर मस्ट बी 2 पार्टीज। 2 पार्टीज होनी चाहिए कम से कम किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है।
इसके बाद इन दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट होगा तभी तो हम उसको इन्फोर्सबिलिटी बाय लॉ चेक करेंगे और देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं। एग्रीमेंट होने के लिए प्रॉमिस होना चाहिए, प्रॉमिस होने के लिए ऑफर होना चाहिए, ऑफर की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अब ऑफर पे जब हम आ गए, जब हम इतने एंड तक आ गए, अच्छा देखो ऑफर पे यहां नहीं लिखते हैं, यहां लिखते हैं थोड़ा सा साफ से, प्रॉमिस के लिए ऑफर चाहिए। अब जब हम ऑफर पे आ ही गए हैं, यहां तक चलते चलते, तो क्वेश्चन आता है सर ऑफर कैसे हम जानेंगे कि ऑफर था। ऑफर जैसे कि दुनिया भर में 50 ऑफर आ रहे हैं, क्या वो सभी कुछ आपके लिए ऑफर होते हैं? दूसरी चीज, जब इस ऑफर की एक्सेप्टेंस दी जाती है तब वो प्रॉमिस बनता है। तो कैसे जानेंगे कि एक्सेप्टेंस मिल गई? ये दोनों काम तभी पॉसिबल है जब किसी तरह की कम्युनिकेशन हो। जब कम्युनिकेशन होंगी दोनों की, तभी तो हम कहेंगे देयर इज अ ऑफर, देयर इज अ एक्सेप्टेंस। तो कम्युनिकेशन इज अ वेरी बेसिक एलिमेंट। विदाउट कम्युनिकेशन, लेट्स से एक दुकानदार ने दुकान खोली, शॉप, और यहां पे एक ऑफर लगा दिया। आप यहां से सड़क से जा रहे थे, आपने इस ऑफर को देखा, ये आप थे, आपने इस ऑफर को देखा। फिर नेक्स्ट डे जब आप दोबारा यहां से जा रहे थे, आपने देखा ये ऑफर अब हट गया है। आप दुकानदार के पास गए, कहे नहीं मेरे को कल वाला ही ऑफर दो, हमने कल ही देखा था। तो क्या दुकानदार आपको ऑफर देगा? वो क्या दुकानदार वहां पे आपकी एक्सेप्टेंस लेगा उस ऑफर के लिए? क्या वहां पे किसी तरह का प्रॉमिस राइज होगा? क्या वहां पे कोई एग्रीमेंट बनेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे एक एलिमेंट मिसिंग था, वो था कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन ही नहीं थी। जब कम्युनिकेशन नहीं थी तो इसका मतलब है किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में नहीं आया। ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ रहा है? तो कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। अब कम्युनिकेशन के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 3, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन की। ठीक है, क्या क्या होता है? कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल, revocation of proposal and acceptance respectively are deemed to be made by any act or omission of the party proposing, accepting, revoking, by which he intend to communicate such proposal, acceptance, revocation, or which has the effect of communicating it. अब इस पूरे डिफिनेशन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दिख रहा है? दो। पहला है किस तरीके से आप अपनी एक्सेप्टेंस या किस तरीके से आप अपनी कम्युनिकेशन कंप्लीट करोगे? बाय एनी एक्ट और ओमिशन, कुछ करके या कुछ ना करके आप अपना, जैसे कि आप होता है ना यार कि अगर एक सिंपल सा एक घरेलू फैमिली वाला एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि आपको कहीं पार्टी में बाहर जाना है, तो घर पे पापा कहते होंगे बेटा होमवर्क करो तभी बाहर जाने देंगे, दैट इज एनी एक्ट। दूसरा होता है जहां आप क्या, आगे पापा कहते हैं कि अगर तुम दिन भर टीवी नहीं देखोगे तभी शाम को तुम्हें मूवी देखने जाने देंगे। तो दिन भर अगर आपने टीवी नहीं देखी, दैट इज ओमिशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये पॉइंट? एक्ट और ओमिशन समझ में आ रहा है? दूसरी चीज है इंटेंट। आपने, आपका इंटेंशन था कम्युनिकेट करने का। आप दिन भर टीवी हो सकता है वैसे भी ना देखो, कुछ टीवी पे आ ही नहीं रहा था, बट क्या इंटेंशन था उससे कुछ कम्युनिकेट करने का? ये इंपॉर्टेंट है। तो एनी एक्ट और ओमिशन विच इज डन इंटेंशनली फॉर द कम्युनिकेशन, तब हम लोग मानेंगे देयर इज अ इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। समझ में आ रहा है? ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ या ना? ये पॉइंट क्लियर है? अरे मोहित सुन लो, तुम अगर कोई काम कर रहे हो, ठीक है, तुम उस काम को इंटेंशनली भी कर सकते हो और जस्ट बस करने का मन था इसलिए कर दिया। ठीक है, जब किसी काम को आप इंटेंशनली करते हो तो हम वहां पे इंटेंशन को काउंट करते हैं, तो हम कहते हैं देयर इज अ कम्युनिकेशन। जब आप किसी काम को अनइंटेंशनली करते हो तो उस अनइंटेंशनल काम को आप कम्युनिकेशन नहीं कह सकते हो। सिंपल सी बात। सर वंस अगेन, ठीक है, हम फिर से समझा देते हैं
कम्युनिकेशन जो है आपका, इट कैन बी डन, इट कैन बी मेड थ्रू अ एक्ट, थ्रू एन ओमिशन, बट देयर शुड बी एन एलिमेंट ऑफ इंटेंशन टू कम्युनिकेट। बस इतनी सी बात है। समझ में आ रहा है हारिश, समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है? अभी सभी के समझ में आ रहा है? क्या अभी सभी के समझ में आ रहा है ये जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है इतना? अब इसमें एक वर्ड बस ऐड करेंगे हम, ध्यान से देखना। अभी समझ में आ रहा है? इंटेंशनल लिखे हैं हम उसे, जिसको मेरी राइटिंग समझ में ना आ रही हो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बस यही है आपका सेक्शन 3। इतनी सिंपल सी लैंग्वेज में इसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो है सेक्शन 4। ठीक है, सेक्शन 4 आपके पूरे कम्युनिकेशन टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना मेरी बात को। ये है KL राहुल, ये है विराट कोहली। ठीक है, अब KL राहुल के पास एक बहुत अच्छा बैट आया है, बहुत अच्छा बैट है, मतलब उससे बॉल लगेगी तो स्प्रिंग वाला बैट, छक्के जाएगा बॉल। ठीक है, इतना अच्छा बैट। इस बैट को, इसे मतलब KL राहुल को किसको देना है? सेल करना है। ठीक है, ही वांट टू सेल दिस बैट। अब कैसे सेल करेंगे ये? उसके लिए क्या अपने बैग में हमेशा रखे रहेंगे अपने पास, दुनिया को पता चलेगा ये बैट बेचने वाले हैं। इन्हें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ही हैज टू गिव सम ऑफर। तो ये एक ऑफर देंगे किसको? विराट कोहली को। विराट भाई ये एक अच्छा सा बैट आया है, क्या आप खरीदना चाहोगे? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये पॉइंट समझ में आ रहा है या नहीं? हाँ या ना? ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ रहा है? अब ये ऑफर किए, जिस समय ये ऑफर किए, विराट कोहली अपने रूम में थे नहीं, इन्होंने ये ऑफर किया थ्रू अ लेटर। लेट्स से इन्होंने एक लेटर लिख के भेजा, कोविड टाइम में मिल नहीं सकते हैं तो एक लेटर लिख के भेजा। ठीक है, कि लेटर में लिख दिया आई वांट टू सेल माय बैट फॉर $100, फॉर $100। ठीक है, बट जब ये लेटर विराट कोहली के रूम में पहुंचा, विराट कोहली वहां थे ही नहीं। शाम को विराट कोहली एक पार्टी में गए, एक अपने नए बैट के साथ। ठीक है, पार्टी में क्यों जाएंगे बैट के साथ? प्रैक्टिस पे गए नए बैट के साथ। तो KL राहुल ने कहा सर हमने तो ऑफर किया था, आपने नया बैट क्यों खरीद लिया? क्वेश्चन आता है, क्या ये ऑफर कंप्लीट था? क्या इस ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट थी? क्या ये ऑफर कंप्लीट हुआ था? क्या इस ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट हुई थी? आंसर है नो। क्यों? सिंपल सा रूल है, ऑफर और प्रपोजल इज कंप्लीटेड only when it comes to a knowledge of a person to whom it is made, comes to a knowledge of a person
to whom it is made, to whom it is made। ये पॉइंट क्लियर है। अगर एग्जाम में या कोई राह चलते आपसे पूछ लेता है व्हेन ऑफर इज कंप्लीटेड, आप क्या आंसर करेंगे यहाँ पे? ऑफर इज ओनली कंप्लीटेड व्हेन इट कम्स टू एन नॉलेज ऑफ अ पर्सन टू whom इट इज मेड। जिसके लिए आप दुकान खोल के बैठे हो, दुकान का कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, कोई ग्राहक कोई कस्टमर आपके यहाँ आएगा, अरे किसी के नॉलेज में जाएगा तब तो वो ऑफर देख कर आएंगे खरीदने। पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये पॉइंट क्लियर है आप लोग को? ऑफर कब कंप्लीट होता है? व्हेन ऑफर इज कंप्लीटेड। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? ऑफर सबसे आसान है समझना, इसलिए पहले ऑफर समझते हैं हम लोग। ऑफर कब कंप्लीट होगा? जब केएल राहुल ने ऑफर किया और विराट कोहली के नॉलेज में गया वो ऑफर, तो वो कंप्लीट होगा, उसके पहले नहीं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, सर ऑफर कंप्लीट होगा या नहीं होगा, इसका रेलेवेंस क्या है? आएगा अभी रेलेवेंस, अभी बहुत तगड़ा रेलेवेंस आएगा अभी। ठीक है, सेम डायग्राम फिर से, केएल राहुल और विराट कोहली। ठीक है, केएल राहुल ने ऑफर कर दिया और मान लो ये ऑफर इनके नॉलेज में आ भी गया। अब इनके नॉलेज में आ गया, ये ऑफर सुन लिया, चुपचाप रूम में बैठे रहेंगे कि अब मेरे को बैट आके मिलेगा? ऑफर की एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी ना, आपको बताना पड़ेगा ना, हाँ तुम्हें ऑफर एक्सेप्ट है। जब इस ऑफर की ये एक्सेप्टेंस देंगे तभी तो प्रॉमिस बनेगा। जब ये एक्सेप्टेंस आएगी तभी तो ये प्रॉमिस बनेगा। क्वेश्चन आता है सर ये एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी? व्हेन दिस एक्सेप्टेंस कंप्लीट्स। ठीक है, ये एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी जरा सा बताओ मेरे को। खैर छोड़ो, हम बताते हैं। दो अलग अलग केसेस में ही कंप्लीट होगी। ठीक है, दो अलग अलग केस क्या है? केएल राहुल के लिए ये कम्युनिकेशन अलग टाइम पे कंप्लीट होगी एक्सेप्टेंस की, ये मतलब एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन। और विराट कोहली के लिए अलग टाइम पे कंप्लीट होगी। प्लीज इसको ध्यान से समझना आप लोग, एकदम दिमाग खोल के बत्ती जला के मिनटॉस खा के अच्छे से समझना। केएल राहुल के लिए ये कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होगी जब विराट कोहली अपने पास से ये कम्युनिकेशन डिस्पैच कर देंगे। और डिस्पैच करने का मतलब क्या है? पुट इनटू द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, डिस्पैच का मतलब क्या हो गया यहां पे? लेट मी ड्रॉ इट हियर। पुट इनटू मोड ऑफ ट्रांसमिशन। जैसे ही इन्होंने ट्रांसमिशन में रख दिया है, क्या हो गया यहां पे? द मोमेंट द एंटायर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज पुट इनटू द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, ट्रांसमिशन में रखने का सिंपल सा मतलब क्या है? आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ विराट कोहली, आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ विराट कोहली। अगर वीके के कंट्रोल के एकदम बाहर जा चुका है, कंट्रोल का मतलब कि अब उस एक्सेप्टेंस में कोई चेंज नहीं हो सकता है। जैसे कि पोस्ट ऑफिस में गए, पोस्ट ऑफिस में जो पोस्ट बॉक्स बना हुआ है उसमें अपना एक्सेप्टेंस का लेटर पुट कर दिया, डाल दिया। द मोमेंट आपने एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट बॉक्स में डाल दिया, क्या उसको आप लीगली चेंज कर सकते हो? अब क्या उसमें हाथ डाल के अंदर से लेटर निकालोगे? नहीं ना, पॉसिबल है? इट इज नॉट पॉसिबल। और लीगली आप इसको अब चेंज नहीं कर सकते हो। क्या हो गया यहाँ पे? यहाँ पे ये कम्युनिकेशन किसके लिए कंप्लीट हो गई? जैसे ही यहां पे आया ये कंप्लीट हो गई केएल राहुल के लिए कंप्लीटेड। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? केएल राहुल के लिए कब कंप्लीट हुआ? जैसे ही ट्रांसमिशन में रख दिया गया। ठीक, विराट कोहली के लिए कब कंप्लीट होगा? जैसे कि प्रपोजल ऑफर के केस में था, वैसे ही विराट कोहली के लिए एक्सेप्टेंस के केस में होगा। ये कब कंप्लीट होगा? जब केएल राहुल के नॉलेज में आएगा, जब इट विल कम इनटू एन नॉलेज ऑफ केएल राहुल। केएल राहुल के नॉलेज में ये एक्सेप्टेंस आएगी।
जैसे ही केएल राहुल के नॉलेज में ये एक्सेप्टेंस आ जाती है, हम क्या कहेंगे, केएल राहुल के लिए भी ये एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई। समझ में आ रहा है? सॉरी, विराट कोहली के लिए भी एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई। तो ऑफर जो है आपका वो एक बार में कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि वो एक पर्सन की तरफ से है, दूसरे को बाइंडिंग नहीं करता है ऑफर, बट दूसरे को उसका एक्सेप्टेंस बाइंड करता है। तो एक्सेप्टेंस दो अलग अलग सिचुएशन में चेंज होगा, मतलब कंप्लीट होगा। केएल राहुल के लिए वो कंप्लीट होगा जब उसको मोड ऑफ ट्रांसमिशन में रख दिया गया, भेजने के लिए डाल दिया गया। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब क्या है, जैसे कि आज के मॉडर्न जमाने में कोई लेटर नहीं लिखता है, तो व्हाट्सएप पे लोग मैसेज करते हैं। व्हाट्सएप पे क्या सीन होगा, जैसे ही मैसेज भेजा गया, आप 1 घंटे तक डिलीट फॉर एवरीवन कर सकते हो। अगर सामने वाले ने देखा नहीं है, यू कैन डिलीट इट ना। ये तो पता होगा आप लोग को, आप सभी लोग ये करते भी हो, हाँ या ना? हाँ या ना? तो यहां पे क्या होगा, आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा एज सुन एज वो 1 घंटा बीतेगा। सामने वाले ने पढ़ा नहीं पढ़ा इररिलेवेंट है, 1 घंटा बीत गया, अब आप डिलीट नहीं कर सकते हो उसके लिए। तो वहां पे कम्युनिकेशन सामने वाले के लिए कंप्लीट हो गई। आपके लिए कंप्लीट कब होगी, जब सामने वाला उसको पढ़ लेगा, जब उसके नॉलेज में वो एक्सेप्टेंस आ जाएगी। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 3, सॉरी 4। ठीक है, सेक्शन 4 आपका यही कहता है, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीटेड। ठीक है, एक्सेप्टेंस की दो अलग अलग सिचुएशंस हैं, जबकि आपका प्रपोजल का सिर्फ एक सिचुएशन है। इसके बाद कल की क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन। ठीक है, ये कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। I would like to end this class at this present time moment. If you have any question, if you have any doubt, please ask. Otherwise, you may leave the class. If you have any kind of a feedback, please feel free to provide that feedback. If you have any other question, please ask. I will be staying here for 5 minutes. The class is officially over. कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो बेटा, अदरवाइज आप लोग क्लास छोड़ सकते हो।